कहानी की शुरुआत एक एंगेजमेंट पार्टी से होती है। फर्स्ट सीन में ही हमारे ड्रामे के दोनों मेन लीड्स का इनकाउंटर हो ही चुका था। शिन जो कि एक ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर है, जिन ग्रुप के एयर जिनचू का रास्ता ब्लॉक करने की ट्राई कर रही थी। इसी बीच ही फिसल के इससे पहले कि इनकी किस होती, जिनचू आगे अपना हाथ रख लेता है। सो ये एक्सक्यूज करके वहाँ से जाने ही लगती है कि मैंने समझा था कि शायद यहाँ पे मेरा फ्रेंड खड़ा था। इसका मिशन था उसका पास कार्ड चुराना। ये बात जैसे ही जिंचू नोट करता है तो उसे पीछे से बुला के कहने ही लगा था कि मिस फॉक्स, लगता है आप थैंक यू कहना भूल गई हैं। अब उसका इनविटेशन कार्ड वापस करके वहाँ से चली ही गई थी। उसे लिपस्टिक के निशान को यूज़ करके जिंचू किसी भी लड़की को अपने क्लोज आने ही नहीं देता है। यही देखते हुए ही इसके नेफ्यू जीले की एंट्री होती है कि वाओ अंकल, आज तो लड़कियों से दूर रहने का न्यू तरीका निकाला है। जीले की एंगेजमेंट मिंगलैंड ग्रुप की बेटी नीनी से ही हो रही थी। वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश लग रही होती है। अब जैसा सा ड्रेस उसने पहना हुआ था वही सेम वैसा सा वेयर करके शिनी आई थी। जीले गलती से उसे अपनी फियांसी समझ बैठता है। एहसास होते ही सॉरी भी बोलने ही लगा था, लेकिन ये बात नीनी से बर्दाश्त नहीं होती है कि मेरी इंगेजमेंट में ये लड़की सेम ड्रेस कैसे पहन के आ सकती है। ये तो अब उस पर बहुत ज़्यादा ही भड़क गई थी। अब यहाँ पे वो अपोलोजाइज करती हुई जाने लगती है। खैर, ये तो उसने जानबूझ के ही किया था, उसके एक्सप्रेशन से तो साफ लग रहा होता है। ये सब कुछ ही जिंजू भी बैठा देख ही रहा था। जीले अपनी फियांसी की बदतमीजी करने की वजह से इससे बात करने के लिए आया था, तो ये इट्स ओके कह के बिजनेस की बात करना स्टार्ट कर देती है। एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती थी उसके साथ मिलके। ये बिजनेस कार्ड दे के कल ऑफिस आने को ही बोलने लगा था। अब फिर सीधा ही वहाँ से चली जाती है। जिस मिशन से आई थी वो तो इसका कंप्लीट हो ही गया था। अब वहाँ से सीधा एक अननोन प्लेस पे आके बैठ के बहुत ज़्यादा ही रोने लगी थी। ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो ही चुकी थी। अपने छोटे भाई को ही मिस कर रही होती है, जिसकी डेथ पानी में डूबने की वजह से ही हुई थी। और शिन का मानना था कि उसके पीछे इसकी स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर नीनी एंड डैड का ही हाथ था। उसकी फ्यूनरल में आके उन्होंने बहुत ही तमाशा क्रिएट किया था। सही से रिचुअल्स भी नहीं होने दी थी और इस बेचारी को अलग से बुली किया। तब से ही इसने अपनी इंसल्ट और अपने भाई की ट्रेजिक डेथ का बदला लेने का डिसाइड कर ही लिया था कि खुशियां तो आपकी फैमिली को भी मैं बिल्कुल नसीब नहीं होने दूंगी। अब यहाँ पे किसी की आहट सुन के उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि सामने जिंचू ही खड़ा था। काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी तो उसी के ऊपर ही गिर के बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट ही अब जैसे इसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक रेस्क्यू शिप पे ही पाती है। ऑब्वियसली सी बात है, जिंचू इसे यहाँ पे लेके आया था। ये हैरान कि बिल्कुल भी रोमांटिक जगह नहीं है ये। अब इसे पता ही नहीं होता कि जिंचू जिले का ही अंकल है, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी कभी भी जिंचू ने रिवील की ही नहीं थी। वो तो इसकी बात सुन के हंसी देता है और फिर पूछने भी लगा था कि वैसे तुमने जिले के क्लोज जाने के लिए इतना सब कुछ क्यों किया था, क्योंकि सब कुछ तो इसने पहले से ही नोट करके जो रखा हुआ था। तो आगे से कह देती है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टॉक करने के लिए। उसके बाद पूछने पे भी अश्योर करवाती है कि यही बात थी और कुछ नहीं। अब इसे लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे अलावा ये भी उससे किसी प्रोजेक्ट की बात करना चाहता था और शायद कि वो मैंने कर लिया, तभी ये मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। लेकिन आगे की बात का इसे तो नहीं मालूम होता ना। दूसरी तरफ ही घर पे निनी का गुस्से के मारे बुरा हाल कि मेरा इतना अच्छा दिन कल उस मनहूस लड़की ने खराब कर दिया। अपनी चेली को उस लड़की का पता चलाने का ही बोलने लगी थी कि उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। रात को शिन किसी को मैसेज करके मिलने का ही बोल रही होती है कि मैं वापस घर आ चुकी हूँ। एक ज़रूरी काम निपटाने के बाद ही फिर मैं आपसे मिलूंगी। अब वो पर्सन कौन है और इसका उससे क्या कनेक्शन है, हमें आगे चल कर ही मालूम होगा। जो चोटें और ट्रबल्स इसने फेस की थी स्टेप मॉम और उनकी बेटी की वजह से, ये तो वो कभी भी नहीं भुला सकती थी। स्पेशली कि इसके छोटे भाई को मारना ही किसी सदमे से कम नहीं था। जीले निनी से मिलने ही आया होता है कि कल जो कुछ भी हुआ एक कोइंसिडेंस ही था, तो ये बात अपने दिल पे ज्यादा मत लो। उसे एक तरह से तसल्ली ही दे रहा होता है। जिनचू का बड़ा भाई अक्सर इसे कंपनी को संभालने को ही बोलता ही रहता है कि आके हमारे साथ मिलकर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो ना, लेकिन ये मना कर दिया करता है कि मैं जो काम करता हूँ बस उसी से ही मुझे खुशी मिलती है, बाकी ये कंपनी वगैरह में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। अब इसका भाई भी ओके कह के वहाँ से चला ही गया था। अचानक ही इसकी नज़र पड़ती है शिन पे,
जो कि आज ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए लेके पास ही आई हुई थी। वो तो इसे देखते ही पहचान जाता है। ये भी अब दूसरी साइड पे ही बैठ के इन दोनों की गॉसिप्स जो भी हो रही होती है वो सारी की सारी सुन रहा था, और ये भी नोट करता है कि जानबूझ के ये अपनी इयररिंग शीन मैडम ने इधर ही फेंक दी है। आखिर को ये दोबारा से यीले से मिलना जो चाहती थी। अब प्रोजेक्ट की बात करने के बाद ये तो वहाँ से चली जाती है, तो उसके पीछे पीछे ही जिंजू आके बैठ गया था। अब वो वाली इयररिंग तो ये देख लेता है। अब यहाँ पे इसे एक आइडिया आता है और उसी बारे में ही अपने नेफ्यू को भी बताने ही लगा था। घर पे आके इसे मैसेज मिलता है कि तुम अपनी इयररिंग वहीं पे ही खो गई थी, सो अगर लेना चाहती हो तो रात को डिनर पे मिलते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली जो मेरा प्लान था उसमें मैं सक्सेसफुल हो ही गई। रात को ही बड़ा तैयार हो के ये रेस्टोरेंट पे पहुंच आई होती है। अब जैसे ही सामने ही इसकी नज़र जिंचू पे पड़ती है तो एकदम सरप्राइज ही रह गई थी। खैर अब वो इसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाने ही लगा था कि मैं जिले के ही अंकल हूँ। यार ये बात तो इसे मालूम थी ही नहीं, हालांकि इन्वेस्टिगेशन तो करवाई होती है जिन ग्रुप के बारे में, लेकिन एक अंकल को शायद कि ये मिस कर गई थी। अब वो इसकी इयररिंग वापस करने के बाद यही कहने लगता है कि मेरे नेफ्यू से दूर ही रहना। अगर मुझे पता चला कि तुम उसे नुकसान पहुंचाओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़े ही प्यार से इसे वार्न करता हुआ वहाँ से चलता ही बनता है। इसने अपने एक बंदे को शिन की इन्वेस्टिगेशन करने का बोल ही दिया था। अब इसे मालूम हो जाता है कि ये तो वही लड़की है, जबकि एक स्पॉन्सरशिप के तहत ही इसके एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए ही आई थी। इसी के साथ ही अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। तब शिन अपने बॉस से मिलना चाहती थी, जिनकी वजह से ही वो इस प्रोजेक्ट में काम कर पाई। लेकिन ये बात जैसे ही उनके आदमी ने जाकर उसे बताई थी तो वो कह देते हैं कि उसका नंबर दे देना, मैं खुद ही मैसेज पे बात कर लूँगा। वो तो यही चाहती थी कि आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है, उसके बदले में एक ना एक दिन ज़रूर मैं आपके यहाँ काम करूँगी। खैर अब जिस पर्सन से ये अक्सर ही फ़ोन पे बात किया करती है और ये भी किया करता है, वो कोई और नहीं बल्कि शिनी थी। और ये जिंजू, इसके बारे में फ़िलहाल शिन को तो नहीं पता होता है, लेकिन हाँ जिंजू को उसकी आइडेंटिटी के बारे में ज़रूर मालूम हो गया था। पार्टी वाला ड्रेस जैसे ही एक शॉप पे वापस करने के लिए आती है तो इसकी नज़र पड़ गई थी कि पीछे से नीनी अपनी चेरी के साथ यहीं पे ही आई हुई है। ये स्माइल करती हुई साइड पे चली जाती है और वो फ़ौरन से ही उस शॉप ऑनर के पास आके पूछने लगी थी कि ये वाला ड्रेस उस लड़की ने कब कहा है कि वापस लेना है। वो बता देते हैं कि मे बी 2-3 दिन के बाद। अब यहाँ पे नीनी को एक आइडिया आता है कि वो एक सरप्राइज़ के लिए तैयार है। ये कोई ना कोई तो चाल ज़रूर चलने वाली थी, ऐसे ही किसी को माफ़ करना तो इसके खून में शामिल था ही नहीं। ज़ीले अपनी वाइन फैक्ट्री जाने वाला था तो अंकल को कॉल करके वहीं पे मिलने के लिए बुला लेता है। इस पे तो कब से ही शिन ने नज़र रखी हुई थी और बस उसके पीछे पीछे उस फैक्ट्री भी पहुंच आई होती है। वो इसे एकदम देख के सरप्राइज ही रह गया था। अब वाइन के हवाले से कुछ उसे टिप्स वगैरह भी देने ही लगती है। इस तरह से वो तो इसके और ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है। उसे लगता है कि जैसे कि हम दोनों की वाइब्स मैच हो रही हैं, जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है बिल्कुल इसे भी उसमें है। खैर इसने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया था, सो इससे बढ़ के झीले के लिए और क्या हो सकता था। तभी अंकल आके इन्हें ज्वाइन करते हैं। एक इनविटेशन कार्ड दे के उसे जाने लगी थी कि आप ज़रूर इस शॉप पे पहुंच जाना। पीछे से अंकल कह देते हैं कि बाहर रेन हो रही है, क्यों ना मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। अब ये यहाँ पे हीले के सामने कैसे मना कर पाती। खैर अपनी गाड़ी में जाने तो लगी ही थी, लेकिन वो बार बार कह रहा होता है कि तुम ड्रंक हो चुकी हो, तो इसलिए ऐसे खुद ड्राइव करके जाना मुनासिब नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। उसके बार बार कहने पे फाइनली मान ही जाती है। अब फिर से उसे यही कह रहा था कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि जिले से दूर रहना। मुझे पता है कि किसी काम के तहत ही तुम उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रही हो। मुझे बता दो कि आखिर क्या चाहती हो तुम। ये कह देती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस बिजनेस की खातिर ही मैं उसके पास गई थी और कुछ नहीं। अब फिर से उसे वार्न करने लगा था कि अगली दफ़ा मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें, कुछ सोच समझ कर ही कदम उठाना। ये भी कह देती है कि ठीक है। अब जैसे ही ये उसे उसके घर के बाहर ड्रॉप करता है तो अचानक ही ऊपर से शिन की मॉम ने सामान वगैरह फेंकना स्टार्ट कर दिया था। शिन आके उन्हें रोकती है कि प्लीज़ मॉम ऐसा मत करें, बट वो कहाँ बाज आने वाली होती हैं। इसकी मॉम तो एक लालची किस्म की औरत है। खैर उसे तो बस हमेशा पैसा ही चाहिए होता है, इसलिए इस बात पे गुस्सा कर रही थी कि तुमने अपने डैड से पैसे क्यों नहीं मांगे हैं। ये कह देती है कि हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है और मैं किस मुंह से उनसे पैसे मांगूं, जबकि कि उन्हें हमारी कोई परवाह है ही नहीं।
खैर मॉम तो इसी बात पे इस पे बहुत ज़्यादा ही भड़क के इसे मारना भी शुरू कर देती हैं। अब तभी इसकी हेल्प करने के लिए जिंजू आ गया था और वो तो इसे भी मारने से बिल्कुल बाज नहीं आती हैं। खैर उसे गाड़ी में जैसे लेके जा रहा होता है तो अपनी हेल्प करने पे थैंक यू बोलती है और बस उसी ड्रेस वाली शॉप के बाहर ही इसने उसे रोकने का कह दिया था। अब जैसे ही वहाँ पे आती है, जानती थी कि नीनी ने कोई ना कोई तो प्लान रेडी करके रखा ही होगा। वो अपने गुंडे फ्रेंड्स के साथ ही आदम की थी और इसे यही वाली ड्रेस पहनने का ही बोलने लगती है। अब इसे टेंशन तो बाहर खड़े हो ही रही थी कि पता नहीं वो सेफ भी होगी कि नहीं, और वैसे भी इसी जगह पे ही झीले को भी इनवाइट किया था उसने। क्या मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए या फिर मैं चला जाऊँ? खैर अभी तो इधर ही बैठा होता है। ये पहले तो उसकी ड्रेस काटने लगती है एंड देन अब जो भी उसे टॉर्चर कर सकती थी करने लगती है, लेकिन वो भी बिल्कुल नहीं डरती। कह देती है कि जो तुम कर सकती हो ना कर लो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात पे तो नीनी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब ये जैसे ही उसे इतनी बुरी तरह से बुली कर रही होती है ना, तो तभी ऊपर से जिंजू की भी एंट्री हो गई थी। उसने ये सब कुछ देख लिया था। अब वो इसे कवर करता हुआ वहाँ से लेके चला जाता है। इसी शॉप के बाहर ये वाइन को टेस्ट करने के लिए जीले भी आ ही गया था। अब यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ये सारा कुछ तो वो भी देख चुका था, और ये भी कि अंकल अभी अभी यहाँ से शिन को ही लेके गया और उसे मारने पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी की फियांसी है। इसके सामने रोने धोने का नाटक करने लगी थी कि जैसे कि उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा ही बुली किया। हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं थी, खुद ही जानबूझ के खुद को चोट लगवा बैठती है। वैसे कहने लगा था कि तुमने जो भी शिन के साथ किया वो गलत था। अब यही सुन के नीनी को गुस्सा आ जाता है कि इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी फियांसी की कोई भी परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की साइड ले रहे हो तुम। और बस ऐसे ही मुंह फाड़ फाड़ के रोना स्टार्ट कर देती है। जिनचू तो सीधा इसे अपनी रेस्क्यू शिप पे ही लेके आ गया था। अब उसे इतना तो मालूम हो ही गया होता है कि ये एक्चुअली में जीले के क्लोज जाके नीनी को ही हर्ट करना चाहती है, वरना कि और क्या बात हो सकती है। अब बाद में जीले इसे कॉल करके अपोलोजाइज भी कर रहा होता है कि मेरी फ्रांसी की वजह से ही आपको इतनी ज़्यादा चोट बर्दाश्त करनी पड़ी। ये आगे से इट्स ओके कह देती है कि कोई बात नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब तभी इसके पास ही चलता हुआ जिनशू आ जाता है। अब फाइनली से पूछ लेता है कि तुम्हारा आखिर को मिशन है तो है क्या तुम जिन ग्रुप को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया है कि असल मकसद है तुम्हारा नीनी को हर्ट करना, तभी तो वो तुमने उस दिन वही सेम ड्रेस पहन के पार्टी में भी गई थी और आज ही तुमने जिले को इनवाइट किया उसी शॉप के बाहर ही, जहाँ पे कि तुम्हें ऑलरेडी ही पता था कि इधर ही नीनी आके मुझे बुली करेगी। उसे दिखाना चाहते थे ना कि इस तरह से उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी एंड देन वो दोनों एक दूसरे को छोड़ लेंगे। यार ऐसा करने के पीछे आखिर को तुम्हारा रीज़न था तो था क्या? उसे तो सिर्फ और सिर्फ जिले की ही चिंता होती है कि उसे हर्ट नहीं होना चाहिए। ये पूछने लगती है कि वैसे अंकल होते हुए तुम्हें उसका इतना ज़्यादा ख्याल क्यों है? इसी के साथ ही अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब कुछ लड़के आके इस बेचारे को बुली कर रहे थे। तभी इसकी हेल्प करने के लिए जिले आया था और उसने सबको ही वहाँ से भगा दिया था। तब से इनके बीच फ्रेंडशिप हो गई और इन्होंने कभी भी एक दूसरे से फ्रेंडशिप ना ही तोड़ने का डिसाइड कर लिया था। वैसे भी जिस तरह के वो हमेशा इसे प्रोटेक्ट किया करता था, तो अंकल ने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं भी हमेशा उसका ख्याल रखूँगा। अब ये जैसे ही बारिश में ही जा रही होती है तो वो फ़ौरन से आगे से छाता पकड़ा देता है। हालांकि चाहता था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ड्रॉप करने में, लेकिन ये मना करती हुई चली जाती है कि मैं खुद भी जा सकती हूँ। अब बिज़नेस प्लानिंग कैसे करते हैं उसके लिए नीनी की मॉम ने एक टीचर को हायर कर लिया था, लेकिन ये तो अपने लेक्चर पे कोई तवज्जो दे ही नहीं रही होती है। वो तो फ़ौरन से इसकी मॉम को कॉल मिला देती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसे किसी और बंदे का डर हो या ना हो, लेकिन हाँ अपनी मॉम से तो काफ़ी ज़्यादा ही डरती है। अब बॉक्सिंग करने के लिए चली जैसे एक जगह पे आई थी तो अचानक ही उसकी नज़र पड़ती है कि इधर तो शिन मैडम भी आई हुई है। उसे देख के छुपने ही लगी थी, लेकिन शिन की नज़र तो पड़ ही गई थी। वो जानबूझ के ही ऐसे ऐसे फील करवाती है कि वो झीले से कॉल पे बात कर रही है एंड दोनों कल मिलने वाले हैं। अब ये तो जानबूझ के ही उसने किया था। ये सुनते ही अब इसे आइडिया आता है, फ़ौरन से ही जाके इस सारी बात का अपनी बॉस को बता देती है। उसे तो गुस्सा ही आई जा रहा था। कॉल करती है जिले से कि कल क्यों ना हम मिलें, लेकिन वो आगे से एक्सक्यूज़ बना लेता है कि नहीं मुझे तो काम होगा, तो इसलिए हम दोनों नहीं मिल सकते हैं। और ये सुन के नीनी को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ज़रूर ये उसी लड़की से मिलने के लिए ही जाने के लिए बेताब हो रहा होगा, और क्या बात हो सकती है।
अगले ही सीन में इन्हें एक एग्जीबिशन हॉल में ही दिखाया जाता है। मिस्टर लिन से अपने प्रोजेक्ट की बात करने के लिए ही वो जिले के साथ आई थी। अब वो तो दिन ब दिन बस इसकी तरफ अट्रैक्टिव होता जा रहा था। आखिर को ये इतनी ज़्यादा प्रीटी जो होती है, अब तभी इन दोनों को देखती देखती नीनी की एंट्री हो गई थी और आधे इस पे गुस्सा करने लग जाती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला था, जैसे कि काम पे आए होगे, लेकिन एक्चुअली में तो इसके साथ डेट पे ही आए हो ना, और वो भी इतनी फजूल सी पेंटिंग्स देखने के लिए। और यहाँ के ऑनर मिस्टर लिन को तो इसने बहुत सारी बुरी बुरी बातें सुना दी थी। वो चुप रहने को बोल भी रहा होता है, लेकिन ना कोई मजाल के ये चुप कर जाए। यही सुनता सुनता ऊपर से मिस्टर लिन भी आ ही गए थे और वो इस लड़की को अपने गार्ड से कह के वहाँ से निकलवा देते हैं। फिर यहाँ पे जो भी बातें मिस्टर लिन को पसंद होती हैं, वही सारी की सारी ही शिन बोलने लगी थी कि इस तरह से हमें प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और वाकई में वो तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होके ही रह गए थे। इनके बीच डील साइन हो गई थी और ये सब कुछ देख देख के अब नीनी को तो गुस्सा ही आई जा रहा होता है। यहीं पे ही हमारा हीरो भी पहुंचा ही हुआ था। अब इनका प्रोजेक्ट फाइनल हो गया था। यही दूर से खड़ा देख रहा होता। खैर उसे इतना तो पता चल जाता है कि ये जिले को हर्ट नहीं कर रही है, बल्कि फाइनेंशियली उसे सपोर्ट भी कर रही है। सो इस तरह से उसका जो इसको लेके हेट था वो ख़त्म हो जाता है। स्टर्लिन अपना एग्जीबिशन वाला प्रोजेक्ट शिन को ही पकड़ा देते हैं कि आज से सब कुछ तुम ही हैंडल करोगी। रात को ही नीनी ने अपने गुंडे फ्रेंड्स को गैलरी में भेज के यहाँ पे जो भी पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, जो सामान भी पड़ा हुआ था, सारा का सारा ही डिस्ट्रक्ट करके रख दिया होता है। ये तो शुक्र है कि इधर ही शिन ने एक हिडन सीसीटीवी कैमरा फिट करवा दिया था, सो इसे उनकी वीडियो मिल जाती है। शिन का तो यही प्लान था कि ये वाली वीडियो जिले को दिखा दूंगी और उसे बताऊंगी कि ये सब कुछ नीनी नहीं किया। सो इस तरह से ही उन दोनों की इंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो उसके वर्क में रुकावट बनने की जो कोशिश कर रही है। अब नीनी से बदला लेने का इससे बेटर और क्या चांस इसे चाहिए था। खैर यहीं पे ही ऊपर से जिनचू की एंट्री हो जाती है। वो तो ये सब कुछ देख ही चुका था और इससे कह रहा होता है कि यही तुम्हारा प्लान है ना कि वो दोनों का भी एक हो ही ना। खैर ये तो उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जा ही रही थी, तो वो अचानक इसे रोक देता है। अब ये उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो, जो हर बार फॉलो करते हुए आ जाते हो। वो कह देता है कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्या जैसे इसका हाथ पकड़ता है तो इसकी अचानक ही हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। अपना हाथ फ़ौरन से छुड़ा लेती है। वो तो यही कहने लगा था कि तुम्हारा जो भी काम वगैरह है वो मैं कर दिया करूँगा, क्या तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो। अब ये सब कुछ सुन के शिन तो एकदम सरप्राइज ही रह गई थी कि ये मेरी हेल्प करने के लिए क्यों तैयार हो गया, मतलब कि क्या बात हो सकती है। नेक्स्ट डे जिले को मालूम हो गया था कि इनकी आर्ट गैलरी को किसी ने ख़राब करके रख दिया है। इसे अपसेट देख के अंकल पूछ लेते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो आप ये सारी बात का बता देते हैं एंड देन ये भी कहने लगा था कि अंकल क्या आप मेरी हेल्प करेंगे सीसीटीवी कैमरा को देखने में, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ किसने किया। अब बस फाइनली वो इसे वही वाली वीडियो ला के दिखा देते हैं, जिसे कि देखने के बाद इसे पता चल गया था कि ये काम तो नीनी का है। उस पर गुस्सा करने के लिए पहुंच जाता है कि उस दिन आके ऐसे ही खामखा में एक तो तुमने तमाशा क्रिएट किया था, ऊपर से फिर से मेरी प्रॉब्लम्स में इजाफा करने के लिए ही पहुंच आई थी। अब ये तो उससे अपोलोजाइज करने लगती है कि वो तो बस मुझे गुस्सा ही आ गया था इसलिए मैंने कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। लेकिन ये इतनी आसानी से तो उसे माफ़ नहीं करने वाला था। अब ये तो फ़ौरन से जाके डैड से कह देता है कि देखिए मैं जो साइबर सिटी वाला प्रोजेक्ट है वो अपनी ही एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड शिन को देना चाहता हूँ। नीनी पे मुझे एतबार नहीं रहा है कि वो हमारे काम को कभी भी आगे बढ़ा सकती है। सो फाइनली जो प्रोजेक्ट इसे चाहिए था वो भी मिल ही गया था और इस बात की खुशी तो शिन को बहुत ज़्यादा ही होती है। अब जिस तरह से ये जिनचू समाज सेवा क्या करता है, मतलब कि जो पानी में डूब रहे होते हैं उनकी हेल्प करना, ये सब कुछ देख देख के इसके दिल में भी उसे लेके फीलिंग्स तो डेवलप होना स्टार्ट हो ही गई थी। जो प्रोजेक्ट इसे मिला था उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए आई होती है। जिनचू के पानी के कतरे जैसे इस प्रोजेक्ट पे गिरने वाले होते हैं तो ये अपना आगे हाथ करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है कि ये इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो। खैर ये मना कर देती है कि ऐसी बात नहीं है, जैसा कि आप समझ रहे हो। अब इसे मौका मिल गया था तो इसलिए उससे पूछने लगती है कि वैसे आप मुझे एक बात तो बताएं कि मेरा ही रिवेंज लेने में मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। इसी के साथ ही अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब एक बच्चे को डूबते हुए देख के ये उसकी मदद करने के लिए गया तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी ये उस बच्चे को नहीं बचा पाया था। इस बात का तो इसे काफ़ी ज़्यादा दुख था।
उस ट्रेजेडी के बाद ही इसने तो कभी सुकून की नींद ली ही नहीं, हमेशा ही उसी बच्चे के बारे में ही सोचता रहता। इसकी तो रात की नींद भी गायब होके रह गई। तभी ही इसके प्रोजेक्ट को शिन ने ज्वाइन किया था। वो तो अपने दिलो जान से इसे बॉस मानती थी और उसके बाद ही इन लोगों के बीच चैटिंग होना स्टार्ट हुई। कभी भी एक दूसरे की शक्ल इन्होंने देखी ही नहीं। खैर अब स्लीपिंग के हवाले से उसने कुछ टिप्स वगैरह भी इसे दी थी, जिसके बाद तो वो सुकून की नींद भी सोता था। खैर शिन को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि जो फ्यूचर बॉस उसने माना हुआ है और ये भी कहा था कि मैं आपके यहाँ काम भी करूँगी, वो कोई और नहीं बल्कि जिन चुई है। इस बात का जिक्र तो फिलहाल वो उसके सामने बिल्कुल नहीं करता है। बाद में ही इससे मिलने के लिए जिले आया होता है, जो कि अपने अंकल को बता देता है कि अब मैं निनी से शादी नहीं करना चाहता हूँ। वैसे भी उसके बीच और मेरे बीच कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं रही है। अब ये पूछ लेता है कि वैसे मुझे एक बात तो बताओ, क्या ये एक लड़की का मामला है, तुम किसी और को पसंद करने लगे हो? क्या मैं उसे जानता हूँ? ये कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल अंकल, आप उसे जानते हैं। अब इसे मालूम हो गया था कि इसका मतलब है कि जीले के दिल में शिन को लेके फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी हैं। अब ये भी तो शिन को पसंद करने लगा था। इस बात का जिक्र वो जीले के सामने फिलहाल तो नहीं करता है। अगले ही दिन शिन को जिनचू की ज़रूरत ही पड़ गई थी। वो इसकी हेल्प मांगने के लिए आती है और ऐसा फर्स्ट टाइम ही हो रहा था। पहले तो वो मना कर देता है कि अब की बार मेरी तरफ से जवाब है। खैर ये पानी में छलांग लगा देती है कि तुमने अगर मुझे बचा लिया तो इसका मतलब है कि वाकई में एक प्रोजेक्ट को लेके मेरी हेल्प करोगे। वो आवाज़ें देता रह जाता है कि अगर तुम मजाक कर रही हो तो बाहर निकल आओ। जब वो नहीं निकलती है तो जिनचू को उसकी मदद करनी ही पड़ गई थी। वो इसको होश में लाने की बहुत कोशिशें करता है, सीपीआर भी देने ही लगा था। खैर जैसे तैसे करके अब जैसे ही होश में आती है तो स्माइल करके यही कहने लगी थी कि मैं जीत गई हूँ, अब तो पक्का तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा। इधर मिस्टर सेंग जैसे ही जा रहे होते हैं तो अचानक उन्हें फील होता है कि उनकी गाड़ी की टक्कर हुई है। अब आगे से जिनचू को देख के एकदम सरप्राइज रह गए थे। खैर इस पे थोड़ी ना वो नाराज़ हो सकते थे। अब जो भी काम की बात थी प्रोजेक्ट के हवाले से वो कर लेता है। अब वो मान ही जाते हैं। तो इसने शिन का काम कंप्लीट कर ही दिया था। अब यही सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे उसे बता देना चाहिए, जिससे कि वो अपना फ्यूचर बॉस मानती है वो कोई और नहीं मैं ही हूँ। इसलिए रात को मैसेज करके कल ही एक रेस्टोरेंट में आने को ही बोलने लगा था। अगले दिन जैसे ही पहुंची होती है तो सामने से जिनचू को देख के एकदम शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये वाला पर्सन जिससे कि आज तक वो बात करती आई है वो कोई और नहीं बल्कि यही होगा। खैर इस बात का इजहार उसके सामने भी कर देती है एंड देन ये भी पूछने लगी थी कि पहले मुझे क्यों नहीं बताया था अगर तुम्हें पता चल गया था कि वो लड़की मैं ही हूँ। वो कह देता है कि मैं बस किसी मौका की तलाश में था, अब मुझे मिल गया है तो इसलिए फिर मैंने तुम्हें बता दिया। वो इसे बहुत अच्छे से जानती थी, ऐसे मानो कि वो इसका फ्रेंड ही था, इसलिए उसे लेके अपने घर पे ही आ गई होती है। अब अपनी जो भी प्लानिंग थी सारी की सारी उसे बता देती है और उसे अपने भाई के बारे में ही बताने लग गई थी, जिससे कि इसके स्टेप मॉम ने ही मरवाया था। खैर फिलहाल इसके पास कोई भी एविडेंसेस नहीं होते हैं। यही कह रही होती है कि हमारी फैमिली में जो लड़के होते हैं उन्हें प्रॉपर्टी वगैरह दी जाती है, तो मॉम ऐसे ही मेरे छोटे भाई को लेने के लिए आ गई थी कि हम इसका ख्याल रखेंगे एंड फ्यूचर में यही हमारे ग्रुप का ही एयर बनेगा। लेकिन देखो बाद में उसे ही मार दिया ताकि वो सब कुछ अपनी बेटी को दे सके। अब तो मुझे पक्का पक्का उनसे बदला लेना ही है, इसलिए मैं चाहती थी कि वो साइबर सिटी प्रोजेक्ट भी मुझे ही मिले एंड देन ले के साथ जो भी इनकी इंगेजमेंट हुई है वो भी मैं तोड़वा दूँ, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि आखिर को किसी को तकलीफ़ दे के कैसा फील होता है। अब जैसे ही वो इसके भाई की फ़ोटो को देखता है तो बस पुरानी यादों में ही खो गया था कि ये तो वही लड़का है जिसे कि एक दफ़ा उसने बीच पे देखा था। आज उसकी बर्थडे थी, सारे अरेंजमेंट्स वगैरह हुए हुए थे, लेकिन फिर भी वो रो के अपनी बड़ी बहन को ही याद कर रहा था। अब उसे रोते हुए देख के तभी उसे तसल्ली देने के लिए ही आया था एंड देन फाइनली इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी। साथ में ही मिल के ये बीच पे एक दिन बहुत ही अच्छे से स्पेंड करते हैं। तो इधर के बाद जैसे ये कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए गया था तभी इसे पता चला था कि एक छोटा बच्चा पानी में ही डूब के मर गया है। ये उसकी मदद करने के लिए गया तो था, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और यही सारी बातें उसने इसके साथ शेयर कर ली होती हैं। ये सुनते ही वो इमोशनल हो जाती है कि मेरा भाई
लेकिन उसे तो स्विमिंग करनी आती थी, वो डूब के कैसे मर सकता है? किसी ने जानबूझ के ही उसे मारने की कोशिश की होनी है। क्या जो भी अब ये सारी सिचुएशन है उसके बारे में तो हम पता चला के ही रहेंगे। अब पहले हर काम में इसकी मदद करता या ना करता है, अब तो हम ही भर ही लेता है कि तुम टेंशन मत लेना, ऐसे समझ लो कि तुम्हारा भाई मेरा ही भाई था, उसकी हेल्प करना तो मेरा बनता ही है। जब भी कभी तुम मुसीबत में होगी तो मुझे बस बता देना, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा। और हाँ, तुम्हारे लिए ही तुम्हारी ये जो स्टेप फैमिली है उससे भी बदला ज़रूर लूँगा। खैर उसे अब तसल्ली हो जाती है कि अब जो भी मेरी विश थी इनको तबाह बर्बाद करने की पूरी हो ही जाएगी। इधर नखरे दिखा रहा होता है जेलेनिनी को, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है कि ऐसी भी क्या बात है कि उस लड़की की खातिर तुम मुझे यूँ इग्नोर कर रहे हो। अब यहाँ पे उसकी जो भी वाइन्स वगैरह पड़ी होती हैं सारी की सारी इसने फेंकनी थी, इसी से ही तो इससे लव होता है। इसलिए जीले उस पर गुस्सा ही करने लग गया था कि अब तो पक्का मैंने तुमसे इंगेजमेंट तोड़ने का ही फैसला कर लिया है। ये सुन के नीनी को गुस्सा आ जाता है। खैर अब डैड तो यही चाहते हैं कि जीले और इसकी जोड़ी बने, इसलिए ही कंपनी में ऐसा इंटर्न वो तो ज्वाइन करने को ही बोलने ही लगे थे। अब इस सब का भी अरेंज उन्होंने कर ही दिया था। बाद में इधर ये अपने डैड को आके बता देता है कि मैं इंगेजमेंट तोड़ने वाला हूँ नीनी के साथ। लेकिन उसके डैड तो साफ मना कर रहे होते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब जो एक फ़ैसला हो चुका सो हो चुका। अब बेचारा अपसेट बैठा ही हुआ था कि तभी आके अंकल इसे समझाने लगते हैं। यही कहते हैं कि फ़र्ज़ करो कि तुम अपने लव को चूज़ करते हो तो कल को तो तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ेगा। डैड ने तो तुम्हारे रिश्ते से बिल्कुल भी एग्री नहीं करना है। इस तरह से जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो तुम्हें नहीं मिलेगी, इवन के घर से भी निकल जाओगे। जो कि तुम्हारे कार्ड्स चल रहे हैं वो सब कुछ भी तुम्हारा नहीं रहेगा। जो कुछ भी करना है अब तुम कुछ सोच समझ कर ही करना। यार इसने तो फैसला कर लिया था, अब चाहे जो हो जाए। चलो ठीक है, डैड चाहते हैं कि मैं एंगेजमेंट ना तोड़ूं तो वो भी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन हाँ, जो भी है शिन के दिल में जगह बनाने का काम मेरा है, वो तो मैं करके रहूँगा। अब इधर अंकल उसे कह देते हैं कि ठीक है, तुम्हारा जो भी फैसला है मैं तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करूँगा। मन से तो थोड़ी ना कह रहा था, आखिर को वो भी तो शिन को पसंद करता है। इधर ये मैडम तो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रही थी कि आज मैं कंपनी में जाऊंगी। स्पेशली कि जैसे इसे अपनी चेली के थ्रू मालूम हुआ था कि जीले ने कुछ फ्लावर बुके वगैरह मंगवाए हैं, मीन के हो सकता है कि मेरा वेलकम करना चाहता होगा। ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो इसकी जस्ट खुश फहमी ही थी। कंपनी में ही उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए ही अब इधर ईशिन की एंट्री हो चुकी होती है। डायरेक्टर इसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगे थे। ये उस प्रोजेक्ट की वाइस डायरेक्टर बन के ही कंपनी में आई थी। यहाँ पे भी इसकी एक फ्रेंड होती है जो कि हर काम में अक्सर इसकी हेल्प कर दिया करती है। अब बाद में जैसे इन मैडम को मालूम होता है कि वो फ्लावर बुके तो जीले ने शिन के लिए ही मंगवाए थे, ये सब कुछ देख देख के इसका तो जलन के मारे बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो रहा था। अब नीनी अपना गुस्सा निकालने के लिए इसके ऑफिस में ही पहुंच आई होती है। वह अब जिस तरह से उसे पॉइंट आउट करती है वो भी आगे से उसके टक्कर का जवाब देती है। ये तो उसका फ्लावर बुके ही जानबूझ के नीचे फेंक के वहाँ से चली ही गई थी। अब थोड़ी देर के बाद ही ऑफिस में जानबूझ के ही खुद ही एक फेक फ्लावर बुके का अरेंज करवाती है और एक कार्ड भी इसने लिख लिया था कि जैसे कि ये जीले ने भेजा है और वो इसकी तारीफों के पुल बांध रहा है। अब यही सब कुछ देखता हुआ ऊपर से जेले की भी एंट्री हो गई थी जो कि इसे यही कह के वहाँ से चलता बनता है कि मेरा टेस्ट इतना भी ख़राब नहीं है कि मैं तुम्हें ये सारी बातें बोलूँगा। अब ये सुन सुन के तो नीनी का और गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है। स्पेशली कि शिन उसे चिढ़ाती हुई वहाँ से चली ही गई थी। इसने ही अपने एक फ्रेंड को ऑर्डर दे दिया था कि आज की रात पक्का पक्का शिन का काम तमाम करना है, वो बचनी नहीं चाहिए। अब जैसे ये रात को जा रही थी तो एक बाइक वाला इससे पहले कि इसे हिट करता तभी ही जिनचू ने आगे से बचा लिया था। इसके पाँव पे चोट लग गई थी, वो मेडिसिन भी लगाने लग जाता है। इसे तो पता था कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि नीनी का ही होना है। अगले ही दिन जैसे ही देखती है कि नीनी ने इस पे नज़र रखी हुई है, जानबूझ के ही जिले को कॉल कर देती है कि क्यों ना पार्किंग लॉट में हम दोनों मिलते हैं। ये सारी बातें नीनी ने सुनी ली थी। सो नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वो भी इससे मिलने के लिए आ ही गया था और इन दोनों पे ही नज़र रखी हुई थी नीनी ने कि आखिर को ये क्या बातें कर रहे हैं। वो भी गाड़ी में आके बैठ के इसे सारी बात का बता देती है कि मैंने सिर्फ उस प्रोजेक्ट की खातिर ही तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश की थी, और वैसे भी मेरे दिल में तुम्हें लेके बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। ये सुन के उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है।
खैर ये तो अपोलोजाइज़ करने के साथ-साथ ये भी कहने ही लगी थी कि अगर आप चाहते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट को हैंडल ना करूँ तो आपकी मर्ज़ी है, मैं यहाँ से क्विट करके चली जाऊँगी। और यही कह के ही वो तो उधर से चली जाती है। लेकिन निनी को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर को इन दोनों के बीच क्या बातें हुई होंगी। बाद में जैसे एक पार्टी में जाने के लिए अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है, इसी ड्रेस की फ़ोटो बना के शिन की फ्रेंड ने उसे भेज दी थी। अब यही देखते हुए अचानक उसे एक आइडिया आता है। वो जो जिनशू के रूम में सारे पर्दे वगैरह लगे हुए थे वो उतार लेती है कि मैं अब अपनी ड्रेस यही बनाऊंगी। मुझे इतनी फजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे पैसे बर्बाद करूं ड्रेस के। वो कम से कम उसके जैसा ड्रेस पहन नहीं सकती थी, लेकिन हाँ कलर तो सेम हो ही सकता था। सो नेक्स्ट डे अब पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो भी पहुंच आया था। यहाँ पे नोट करते हैं कि उसका नेफ्यू थोड़ा सैड तो था, उसका दिल जो दुखा था आखिर को एक लड़की से उसने धोखा खाया था। स्पेशली ये कि उसने इसे यूज़ किया था, लेकिन फिर भी पार्टी में आया ही होता है। यहाँ पे ये मैडम तो बहुत ही ज़्यादा ही शो ऑफ कर रही होती है कि जैसे कि आज सबसे ज़्यादा प्रीटी मैं ही लग रही हूँ। यहाँ पे जिले को भी हेलो हाय करती है, वो तो इसे फुल इग्नोर कर देता है। अब जैसे ही शिन की एंट्री होती है तो सारे लोगों की नज़रें बस उस पर ही जम गई थी, क्योंकि वो इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्रीटी जो लग रही थी। हमारा हीरो भी उसे देख के स्माइल करता है। लेकिन हाँ यहाँ पे गुस्से के मारे बुरा हाल होता है निनी का कि इसने चलो मेरे जैसी सेम ड्रेस तो नहीं पहनी, लेकिन सेम कलर क्यों पहन के आ गई है। डायरेक्टर फेंग तो इससे जानबूझ के फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगे थे। ये भी कह देती है एक रूम नंबर का बता के कि आप वहाँ पे आ जाना, हम दोनों जो भी बातें होंगी वहीं पे कर लेंगे। बाद में इसे छेड़ने के लिए ही नीनी आ गई थी कि वैसे तुम तो बहुत ज़्यादा ही शेमलेस हो। मैं जैसी ड्रेस नहीं मिली तो मेरे जैसे ही ये जानबूझ के इसी कलर के कपड़े पहन के आ गई हो ना। तो वो भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल मैंने ऐसा जानबूझ के ही किया। और वैसे भी देखो एक पर्दे के मैंने इतने अच्छे कपड़े बना लिए और तुम्हारे तो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। ये सुनते ही वो तो इसकी ड्रेस को फाड़ देती है और सबके सामने ही बुली करना स्टार्ट कर देती है। अब तभी इसकी हेल्प करने के लिए जिनचो आ गया था और इसे लेता हुआ वहाँ से चला भी जाता है। इधर ही ये ले इसे रोकने की कोशिश करने लगा था कि ऐसे ही खामखा में यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। अब ये दोनों ही उसे इस हालत में छोड़ के स्माइल करके वहाँ से चले ही गए थे और वो पीछे से चीखती चिल्लाती रह जाती है कि ये जानबूझ के ही इसने मुझे बुली किया है, मुझे तंग करने की कोशिश किया है, तभी मैं ऐसी बन गई हूँ। जीले उसे एक रूम में लॉक करके वहाँ से चलता बनता है और इसी रूम में ही मिस्टर फ्रैंक ठहरे हुए थे, जो कि कब से ही शिन के आने का वेट कर रहे थे। बस फिर क्या था, वो तो इसे ही चिपक जाता है। अब ये तो हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाती ही रह गई थी। जैसे ही इसकी एक फ्रेंड इसकी हेल्प करने के लिए आती है तो ये वाला सीन तो रिपोर्टर्स ने देख लिया था और उन्हें तो कोई न्यूज़ ही चाहिए होती है। सो इस तरह से इसकी सारी की सारी रेपुटेशन ख़राब होके ही रह गई थी। शिन ने कुछ हद तक तो उनसे अपना रिवेंज ले ही लिया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रंक भी हो गई थी तो इसलिए ही जिनचू को किस करने लगती है। उसे तो जी कब से इसी मौका की ही तलाश थी और दोनों ही इधर इंटीमेट हो गए थे। ऑब्वियसली सी बात है वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद जो करता है। नेक्स्ट डे अब ये जैसे उसे कहती है कि वैसे आप तो मेरे फ्यूचर बॉस हो, वो जो स्पॉन्सरशिप आपने मुझे दी थी उसका आपको रिपे करने के लिए मैंने 5 साल तक आपके यहाँ काम करने का तो पक्का पक्का फैसला कर ही लिया। ये सुन के जिंजू कह देता है कि वैसे रात को जो कुछ भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय मेरी एम्प्लॉय बनने को प्रेफर कर रही हो, ये क्या बात हुई। खैर यहाँ पे उसे ये शिप वगैरह चलाना भी सिखाने ही लगा था। आखिर को ये उसकी विश थी और वो कैसे पूरी ना करता। दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात को ही जीले इसे मैसेज करके कह देता है कि अब मैं अपनी फीलिंग्स की कन्फेशन कल ही शिन से करने वाला हूँ। देखते हैं कि वो क्या जवाब देती है। अगले ही दिन एक रेस्टोरेंट पे बुला के अपने दिल की जो भी बातें होती हैं उसने शिन से शेयर कर ही नहीं थी। ये बेचारा वाकई में उससे बहुत ज़्यादा लव जो करने लगा था। ये सुन के शिन एकदम सरप्राइज तो रह ही गई थी। वो इसे कह देती है कि मैं जस्ट तुम्हें अपना एक फ्रेंड ही मानती हूँ, प्लीज़ इस बात के लिए मुझे माफ़ कर देना। हाँ तुम्हें लेके मेरे दिल में वो लवर्स वाली फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है। उसने इसे रिजेक्ट कर दिया था। ये बेचारा तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट ही दिख रहा होता है, लेकिन अभी भी इसने हार नहीं मानी थी। अब जब इसे पता चलता है कि अंकल भी शिन में इंटरेस्टेड है तो वो उन पर गुस्सा करने के लिए आ जाता है। यही कहने लगा था कि इस बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। हमारे बीच प्रॉमिस हुआ था ना कि जो चीज़ भी मुझे चाहिए होगी हमेशा आप वो मुझे दे देंगे, तो अब की बार क्या हुआ।
यार चलो क्यों ना फेयरली compete करें, देखते हैं कि शिन किसको चूज़ करती है। दूसरी तरफ ही निनी का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है और यही देखते हुए ही इसकी मॉम की एंट्री हो गई थी, जो कि अपनी बेटी पे ही गुस्सा कर रही होती हैं कि तुमसे एक शिन नहीं संभाली गई। चलो कोई नहीं है, अब उससे जो भी निमटना है वो सारा का सारा मैं खुद ही कर लूँगी। ये इंगेजमेंट ख़त्म करना चाहता था, डैड से बात करता भी है, लेकिन डैड होते हैं कि वो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थे। यही कहते हैं कि चाहे जो तुम सारी बातें कर लो, लेकिन हाँ तुम्हें हर हाल में निन्नी से शादी करनी होगी। इन्होंने ऑलरेडी नूलैंड फैमिली के साथ कोई डील वगैरह जो की ही होती है, इसलिए पीछे तो नहीं हट सकते थे। ये बेचारा इसी बीच ही काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर रह जाता है कि ये क्या बात हुई। हमेशा ही डैड उनकी फैमिली को ही सपोर्ट करते, अपने बेटे की इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। अब इसे ज़्यादा डर निन्नी से नहीं था बल्कि उसकी मॉम से था। जानती थी कि वो बहुत ज़्यादा ही चालाक औरत है और जिंजू को बताने ही लग गई थी कि कैसे आज से कुछ अरसा पहले वो मेरे छोटे भाई को घर पे लेने के लिए आई थी। मॉम तो पहले ही बहुत ज़्यादा ग्रीडी होती हैं। इन्होंने उसे पैसे दिए थे कि मैं आपके बेटे का ख्याल रखूँगी, आप इसे हमारे साथ भेज दें, और वो तो फ़ौरन से मान गई थी। मेरी भला किसने सुननी थी। अभी भी मुझे पता है कि वो ज़रूर कोई ना कोई चालाकी खेलने की कोशिश करेगी। अब ये सारी बातें बताने के साथ वो जिंशू से पूछ लेती है कि क्या तुमने वहाँ पे कुछ अजीब नोट किया था बीच पे। ये कह देते हैं कि कुछ खास तो नहीं, बहुत सारे गेस्ट्स वगैरह आए हुए थे, अरेंजमेंट्स भी काफ़ी सारी की हुई थी, एक बहुत बड़ा केक भी था। अब केक का नाम सुन के इससे पूछ लेती है कि कहीं उसमें नट्स वगैरह तो नहीं मिले हुए थे। ये कह देता है कि हो सकता है कि नट्स वगैरह मिले हों। अब इसे समझ आ जाती है कि हिन की हालत सिर्फ और सिर्फ उसी केक को खाने की वजह से ही ख़राब हुई होनी है, और इन लोगों ने फिर उसे पानी में छोड़ दिया ताकि ऐसा फील हो कि एक एक्सीडेंट की वजह से ही उसकी डेथ हुई है। अब उसी बेकरी शॉप पे पहुंच के पूछने के लिए आगे होते हैं कि क्या जो आज से कुछ साल पहले यहाँ पे एक नट्स केक बाय किया गया था वो किस लेडी ने किया था। वो तो कह देते हैं कि हमारे पास कोई डाटा सेव नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ नहीं मालूम। या परेशान हो जाती है कि हम इस बारे में कैसे मालूम करेंगे, कुछ ना कुछ एविडेंसेस तो इन्होंने इकट्ठे करने ही थे। ये तो उसे परेशान ना होने को ही बोलने लगा था कि जो कुछ भी है वो सारी की सारी डिटेल्स जान के मैं तुम्हें बता दूंगा। अगले ही दिन जैसे ही शिन कंपनी पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि मिसेस ड्रूलैंड ने जो भी साइबर प्रोजेक्ट पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उन्हें फायर कर दिया है। इस बेचारी पे भी इल्ज़ाम लगा दिया था। सिक्योरिटी गार्ड इसे मीटिंग में बुलाने के लिए आता है। ये तो शुक्र है कि लिफ्ट में इसकी फ्रेंड से मुलाकात हो जाती है। अपना मोबाइल इसने उससे एक्सचेंज कर लिया था। अब वही वाली लड़की जिंजू को कॉल करके सारी सिचुएशन का बता देती है एंड देन कंपनी आने को ही बोलने ही लगी थी। मीटिंग में कब से ही मिसेस जूलियन इसके आने का वेट कर रही थी। इस पे तो यही इल्ज़ाम लगा था जैसे कि इसने कंपनी के पैसे हड़पने की कोशिश की है। ये तो शुक्र है कि एक बहाने से जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो इससे मिलने के लिए ही पहुंच आया था जिंचू, और इसे कुछ डाटा दे के कहने लगता है कि बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है, बाकी का जो भी काम है तुमने खुद ही संभालना है। ये मीटिंग में वापस आके सबको ही कहने लगी थी कि जो भी सच्चाई है क्या मैं सबको बता दूं कि वैसे मैंने तो कोई भी पैसे वगैरह नहीं लिए हैं। अब ये जैसे ही से मालूम होता है कि यहाँ पे मीडिया भी आया हुआ है तो एक यूएसपी उन्हें दिखाने ही लग गई थी कि ठीक है ये तो और अच्छी बात है, मैं उनको सारी सच्चाई का बता दूंगी कि यहाँ पे एम्बेसलमेंट मैंने नहीं किया है। ये सुनते ही अब मॉम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। ये तो यही कहने लगी थी कि अभी अभी इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर दें वरना के सारे मीडिया को पता चल जाना है कि कुछ दिन पहले किसने मुझ पे अटैक करवाया था। इस तरह से आपकी बेटी तो पक्का पक्का जेल में ही जाएगी। ये सुन के अब मम्मी परेशान हो जाती हैं, स्पेशली कि वहाँ पे मीडिया आ गया था। उन्हें तो कुछ और सोच नहीं रहा होता है। फिर अचानक उन्हें एक आइडिया आता है। अब मीडिया के सामने आके मॉम तो शिन को ही अपनी बेटी कह के इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी कि ये भी हमारी फैमिली से ही बिलोंग करती है। बस यही सब बताने के लिए इधर मीडिया ही को इकट्ठा किया है। अब रिपोर्टर्स का रुख मिस्टर शाई की तरफ हो जाता है कि अगर यही बात थी तो आपने हम सबको पहले क्यों नहीं बताया था। डैड इन्हीं सारी सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए जैसे ही अपनी वाइफ के पास आते हैं तो उनसे तो इन्हें मार ही खानी पड़ गई थी कि कुछ भी तो तुमसे होता ही नहीं है। ये रात के वक्त जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है तो सामने से फिर से रिले की एंट्री हो गई थी। वो तो बार बार इसे यही कह रहा होता है कि मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो, मैं वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, हार नहीं मानने वाला हूँ जब तक कि तुम मुझे कबूल नहीं कर लेती हो।
अब इसे साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ जैसा कि तुम समझ रहे हो। मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया था, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें अपना फ्रेंड ही मानती हूँ। ये कह के वो फ्लावर बुके उसे वापस कर देती है एंड रिजेक्ट करती हुई वहाँ से चली ही गई थी। ये बेचारा तो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गया था। तो जैसे ही घर पे आने वाली होती है तो मॉम ही इसकी चिमट जाती हैं कि मुझे पैसे चाहिए। इन्हें तो पैसे के अलावा तो अपनी बेटी से कोई मतलब ही नहीं था। वो इसे एक एड्रेस थमा देती हैं कि वहाँ पे जाके आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी ना कि उसके बाद ही मिसेस डोलैन खुद ही आपको पैसे दे देंगी। बस आपने वही करना जो कि मैं बता रही हूँ। अब ये सब कुछ क्या है हमें आगे चल कर ही पता चल ही जाना है। ये बहुत ज़्यादा ही अपसेट होती है कि इससे अच्छा था कि मैं एक ऑर्फन ही होती। देखो मुझे मॉम बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और फिर डैड ठहरे उन्होंने दूसरी शादी कर ली और वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ ही खुश हैं। कोई भी मुझे कबूल करता ही नहीं है। अब ये सारी बातें सुन के जिंजू भी इससे कहने ही लगा था कि जिस सिचुएशन से अब तुम गुजर रही हो बिल्कुल वैसी सी मेरी ही है। जीले के डैड मेरे स्टेप ब्रदर ही हैं। खैर अब ये भी उनकी फैमिली से ही बिलोंग नहीं करता था। दूसरी तरफ ही डैड अपनी मेड के साथ मस्तियाँ करने में बिजी होते हैं। फ्री टाइम में तो उनका यही काम होता है और इन्हीं की वीडियो यहाँ पे मॉम ने बना ली थी और सीधे जाके मिसेस डोलैन को दिखा देती हैं कि देखो तुम्हारे हस्बैंड क्या करतूत कर रहे हैं। अगर नहीं चाहती हो कि मैं इस बारे में रिपोर्टर्स को बताऊँ तो मुझे कुछ तो पैसे देने ही पड़ेंगे। खैर वो तो मानी गई थी कि ठीक है। अब बहुत संभलने के बाद जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है तो मॉम नीनी को एक और काम करने का ही बोल रही होती हैं कि तुम्हें हर हाल में जिले के दिल में फिर से जगह बनानी ही है। हमें उनकी फैमिली को नहीं खोना है अगर पावरफुल बनना है तो। ये जिले को काफ़ी सारी कॉल्स करती है बट वो आगे से पिक ही नहीं कर रहा होता। अब वॉइस मैसेज कर देती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं जाके शिन को कोई नुकसान ना पहुंचाऊं तो बस एक बार में पहुंचाना। दूसरी तरफ शिन भी मिस्टर वांग से एक प्रोजेक्ट की बात करने के लिए उसे क्लब में ही जा रही होती है। इसे लेके जिंचू को टेंशन तो हो ही रही थी लेकिन ये कह देती है कि डोंट वरी मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, बस यहीं पे रह के मेरे आने का वेट करो। मिस्टर वांग तो एक किस्म का ही ठरकी बंदा होता है। वो इसे एक ड्रिंक पीने के लिए देता है जिसे पीते ही इसे तो काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगे थे और ये इधर ही बेहोश। इसे ढूंढते ढूंढते ही इधर ही एंट्री हो गई थी नीनी की। अब ये साहब जैसे ही नीनी को देखते हैं तो उसे भी बेहोश करने के बाद ही इनकी पिक्चर्स ही बनाने लग गए थे। ये ले जैसे ही नीनी का मैसेज पढ़ता है तो फ़ौरन से ही अब उसे देखने के लिए उसी क्लब में जाने ही लगा था। काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद ही अभी तक ही शिन इस क्लब से नहीं निकली होती है। अब अचानक ही देखते हैं कि यहीं पे जीले भी जा रहा है तो उसके पीछे पीछे ये भी जाने ही लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई होगी। एक घटिया शख्स तो इन दोनों की पिक्चर्स क्लिक करने लगा था। जीले तो आके इस कैमरामैन की काफ़ी सारी पिटाई लगा देता है कि ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। उसके पीछे पीछे ही जिंजू भी आ ही गया था। पहले तो वो ये कैमरा तोड़ता है और इसका मेमोरी कार्ड ही उसने खुद रख लिया था कि आइंदा के बाद अगर तुमने ऐसी हरकत की ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगा। और पेशेंट को उठा के वहाँ से लेके चलता बनता है। यही सारा कुछ तो जिले भी देख ही गया था। खैर फिलहाल तो वो यहीं पे ही नीनी का ख्याल रखते हुए बैठ जाता है। अब जैसे ही ये उसे अपने घर पे लेके आता है तो साथ ही साथ वो जो मेमोरी कार्ड इसने संभाल के रखा था उसे भी इसने तोड़ दिया ताकि ना कोई डाटा रहेगा और ना ही वो कभी शिन को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पता नहीं वो साहब थे तो थे कौन, उनका क्या मकसद था। फिर बाद में आकर मिस्टर वांग की दोबारा से खूब सारी पिटाई लगाता है। यहाँ पे ऐसे मानो कि उसे इतना अच्छा सबक सिखाया था कि वो शिन की तरफ आंख उठा के कभी देखेगा ही नहीं। उसे मारते मारते इसके हाथों पे चोट लग गई थी जिसके बाद में मेडिसिन वगैरह लगा देती है शिन। उसे अंदाज़ा हो गया था कि मुझसे वाकई में जिंचू बहुत ज़्यादा ही लव करता है। अब बाद में नीनी की घर पे ही आंख खुलती है। मॉम से तो इसे बहुत सारी डांट पड़ गई थी कि तुम कोई भी काम ढंग का करती ही नहीं हो, कल क्लब से मैं ही तुम्हें लेके आई थी। खैर छोड़ो, इसे फिर से एक आइडिया बताती हैं कि तुमने वाकई में अगर जीले से शादी करनी है तो उसके बच्चे की माँ क्यों नहीं बन जाती हो। आज ऐसे ही जीले बार में ड्रंक बैठा हुआ था तो ये उसके पास पहुंच जाती है। ड्रग्स में इसने कुछ मेडिसिन मिला के उसे पिला दी थी और जिसके बाद ही उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और उसे कुछ खबर भी नहीं होती।
अगले दिन जैसे जिले की आंख खुलती है तो अपने रूम में नीनी को देख के एकदम सरप्राइज रह गया था। अब उसे पता चलता है कि रात को उसने जिसके साथ ही वक्त गुजारा है वो कोई और नहीं बल्कि नीनी ही है। इसकी हालत ख़राब हो जाती है कि ये मुझसे क्या हो गया, अब पता नहीं मुझे तो इससे शादी ही ना करनी पड़ जाए। इधर मॉम को मालूम हुआ था कि डैड को ना अब ड्रिंक्स वगैरह से ही दूर रखा जाए। अगर उन्होंने ड्रग्स वगैरह ली तो इस तरह से उनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। इन्हें तो यही चाहिए था कि मेरा हस्बैंड अगर मुझे चीट कर सकता है तो वो मर जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। उसी मेड को बुला के बहुत सारे पैसे देने के साथ साथ ये भी कह रही होती हैं कि तुम्हें हर वक्त उन्हें ड्रिंक्स वगैरह ही करवानी ही पड़नी है, चाहे तुम जो भी करो उसके साथ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो भी फ़ौरन से मान जाती है, आखिर को पैसों की जो बात हो रही थी। और बस ऐसे ही मिस्टर शाय को ड्रिंक्स करवा करवा के उनकी दिन ब दिन तो तबीयत बिगड़ती ही जा रही होती है। थोड़े दिनों के बाद ही अब मिसेस डुलेन पहुंची होती है मिस्टर जिन के पास एक मेडिकल रिपोर्ट लेके कि मेरी बच्ची आपके बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है, तो बेहतर यही रहेगा कि इन दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह बनवा दिए जाएं। वह आपकी बर्थडे आने वाली है तो उसी पे ये काम कर दिया जाएगा, बाकी वेडिंग वगैरह का अरेंजमेंट्स बाद में कर लेंगे। वो भी मान ही गए थे, लेकिन यहाँ पे बेचारे इसकी हालत ख़राब हो जाती है कि मैं कहाँ फंस गया। अब नेक्स्ट डे हमें मिस्टर जिन की ही बर्थडे का ही सीन दिखाया जाता है। इन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन तो कर दिए थे। जिले ने नीनी को अभी तक अपनी वाइफ माना ही नहीं होता है। और यहीं पे ग्रैंड एंट्री होती है हमारे हीरो और क्यूट सी हीरोइन की। सारे लोग तो बस उनके कपल की तारीफ कर रहे होते हैं और यही देख देख के नीनी का जलन के मारे बुरा हाल। फिर से बातें सुनाने के लिए जैसे ही आती है कि तुम्हें जिले को अपना ब्रदर इन लॉ ही कहना चाहिए, ये भी कह देती है कि हाँ, और तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। अब सबके सामने इंट्रोड्यूस करवा देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते हुए मॉम तो स्माइल करने लगी थी, उन्होंने ऑलरेडी किसी और काम का अरेंज और करके जो रखा हुआ था। अब जैसे ही मिस्टर जिन स्पीच देने के लिए आते हैं तो यहीं पे ही इसकी मॉम की एंट्री हो जाती है, जिन्हें पता चला था कि एक बड़े जिन ग्रुप के बेटे से मेरी बेटी शादी करने वाली है, तो मॉम ऐसा मौका हाथ से कैसे गंवा सकती थी। उन्हें तो बस पैसों से मतलब होता है। बेचारी शिन परेशान होकर इनसे एक्सक्यूज करके मॉम को साइड पे लेके आती है कि आपको भला यहाँ पे किसने बुलाया, ये सारा क्या दरा तो इसकी स्टेप मॉम का ही होता है। वाल वो चाहती थी कि मैं अपने दामाद से पैसे लिए बिना नहीं हिलने वाली हूँ। ये फिर अपने ही पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है कि प्लीज़ इस वक्त तो यहाँ से जाएं। उनके जाते ही जिनचू आ जाता है, यही बताने लगा था कि मुझे पता चल गया है कि उस वक्त उस बेकरी में से केक किसने बाय किया था। ये सुनते ही एकदम सरप्राइज ही रह गई थी। वह उस आंटी तक पहुंचने में इन्हें ज़रा भी दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे ही बात करने लगी थी कि आपको वो केक किसने बाय करने को बोला था, वो तो साफ मुकर जाती हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है, और इग्नोर करती हुई वहाँ से चली ही गई थी। इन लोगों ने कब से इन आंटी पे नज़र रखी हुई थी। आज इन्हें पता चलता है कि ये जो अपने पैसे बेटी से लेती हैं वो जाके सीधा अपने बेटे को ही पकड़ा दिया करती हैं। आखिर को वो इनका लाडला जो था, और कब से ही वो अपनी बेटी के साथ ऐसे सलूक करती आ रही थी। आज तो इनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके वो इनकी बेटी को दिखा देती हैं, जिसके देख के उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मोम से ये कहने लगी थी कि आइंदा के बाद आपको मेरे ही भाई को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो निकम्मा सा सारे मेरे पैसे खा जाता है। बाद में इन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ गई थी। जैसे ही एक पोस्टर पे मिसेस डुलैन की फ़ोटो को देखती हैं तो इन्हें एक आइडिया आता है कि क्यों ना इन्हें ब्लैकमेल करके पैसे मांगे जाएं। आज जैसे इसे छोड़ने के लिए जिंचू घर पे आया था तो ये नोट करती है कि कैसे ही कब से एक बंदे ने इस पर नज़र रखी है। वो तो इसे बेहोश करके किडनैप करके वहाँ से लेके चला ही गया था। ये अपना पर्स ही जिंचू की गाड़ी में भूल गई थी। वो जैसे इसे वापस करने के लिए आता है तो नोट करता है कि यहाँ पे तो कोई सामान वगैरह पड़ा हुआ है शिन का, और वो खुद गायब है। अपने सारे फ्रेंड्स को बुलवा लेता है, इवन कि जिनसे भी राब्ते वगैरह थे उन्हें क्या नहीं लगा था कि मुझे हर हाल में शिन चाहिए। पता नहीं उसे कौन पकड़ के लेके गया। अपने भाई की मदद मांग लेता है। इसके साथ साथ कुछ और लड़कियों को भी ये लोग किडनैप करके बेचने के लिए ही जाने वाले थे। अब अचानक ही से एक आइडिया आता है, सबको समझा देती है। एक बंदे को बुला के कहने लगी थी कि ये देखो ये लड़की मर गई है। वो जैसे उसे देखने के लिए आता है तो सभी मिलकर उस पर अटैक कर देती हैं। इस तरह से इन्होंने उसे मार ही दिया था। थोड़ी देर के बाद इन्हें किसी और आदमी के आने की आहट सुनाई देती है। ये चुप के बैठ जाती हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पे आता है तो इन्होंने उसकी दुर्गत बनाना स्टार्ट कर दी थी। अब ये नोट करती है कि ये कोई और नहीं बल्कि जिनशू ही था।
अब उस पे मेडिसिन लगाने के साथ-साथ ये भी कह रही होती है कि अगर तुम ही थे तो मुझे पहले ही बता देते, हम तुम्हारी इतनी ज़्यादा कुटाई तो ना लगाते। ख़ैर वो कह देते हैं कि एक तो मेरी ये हालत है, ऊपर से तुम हँस रही हो और वैसे भी मैं कैसे बताता? तुम लोगों ने तो मेरी कोई बात सुनी ही नहीं थी। शिन को भी इतना मालूम हो गया था कि जितना कि ये उसका ख़्याल रखता है, इतना कोई और रख भी नहीं सकता। इसलिए ये हमेशा-हमेशा के लिए इसके साथ रहने के लिए मान गई थी और अपने लव की कन्फेशन भी कर देती है। ऑब्वियसली सी बात है उसकी भी हाँ ही थी और दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। अब जैसे ही घर पे आते हैं तो ये नोट करती है कि इसका लैपटॉप जिसमें के सारे एविडेंसेस थे मिसेस डुलैन के खिलाफ वो तो यहाँ से गायब है। बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। पर जैसे ही कंपनी आती है तो इधर ही मिसेस डुलैन कहने लगी थी कि अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एविडेंसेस थे मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, अब तुम हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा कि इस कंपनी को छोड़ के चली जाओ। ये घर पे आके मॉम पे गुस्सा करने लगती है कि मेरा लैपटॉप आपने ही मिसेस डुलैन को दिया है ना। वो भी कह देती हैं कि हाँ तो और क्या हुआ, इतनी सी मशीनरी है, उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए हैं, अब इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही मतलब था। बेचारी बहुत ज़्यादा ही दुखी होकर रह गई थी। अब बाद में मिसेस डुलैन मिस्टर जिन को भड़काने के लिए आ जाती हैं शिन के खिलाफ कि वो अच्छी लड़की नहीं है, उसकी नज़र आप लोगों की प्रॉपर्टी पे है, इसलिए जिनचू को अभी वार्न कर लें कि वो इस लड़की से ब्रेकअप कर ले। अब जैसे ही वो जिनचू घर पे आता है तो यहाँ पे मिस्टर जिन उसे यही कहने लगे थे कि तुम किसी और लड़की को चूज़ कर लो अपना लाइफ पार्टनर, लेकिन हाँ शिन को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, वो हमारी फैमिली में नहीं आ सकती है। ये सुन के ही जिंचू कह देते हैं कि ठीक है, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं भी अब इस फैमिली में नहीं रहूँगा। मैं हर हाल में जिंचू को ही पसंद करता हूँ, उसी से शादी करूँगा और उसे छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। और ये कह के वहाँ से चलता बनता है। अब इसने पुलिस को मॉम की इन्वेस्टिगेशन करने दी थी, इसी बात का ही गुस्सा निकालने के लिए वो पहुंच आई होती हैं कि मेरी बेटी होते हुए मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। ये भी कह देती है कि आपने कभी मुझसे लव किया ही नहीं है, आप तो एक मॉम बनने के काबिल थी ही नहीं, पता नहीं कैसे बन गई। ये सुनते ही मॉम ने इसे घर से निकाल दिया था कि आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अब ये जैसे ही जिनशू से मिलने के लिए आती है तो आगे से उसे पता चलता है कि इसके साथ साथ वो भी होमलेस हो चुका है। खैर इन दोनों को कोई भी चिंता नहीं थी कि चलो कम से कम हम दोनों तो साथ में हैं ही सही। नेक्स्ट डे ही वही वाली लेडी जो कि पहले ही मिसेस डुलैन के यहाँ काम कर चुकी थी, इन्हें ब्लैकमेल करने के लिए आ गई होती है। ये उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ाती हैं कि तुम्हें हर हाल में जो काम मैं करने के लिए कह रही हूँ वही करना पड़ेगा, उसके बदले में जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगी। हम ड्रिंक्स वगैरह कर कर के डैड तो हॉस्पिटल में ही पहुंच गए होते हैं और मिसेस डुलैन शिन को बुला के दिखाती हैं कि देखो तुम्हारे डैड की क्या हालत है। वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, इसने जो मेरे साथ किया है ना इसके साथ तो इससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए था। और शिन तो ये बात नोट कर चुकी होती है कि ये सारा किया धरा मिसेस डुलैन का ही है। खैर क्या कर सकती थी, डैड ने कभी इसका साथ नहीं दिया था तो ये अब क्या ही कहती उन्हें लेके। बाद में जैसे इस मैडम को पता चलता है कि डैड हॉस्पिटल में है, बिल्कुल भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा ही रूड जो थी। बाद में चुपके चुपके से ही ये मिस्टर जिन को अपनी असिस्टेंट से बातें करते हुए सुनती है। मीन के कुछ फ्रॉड के केस में ये फंसे ही हुए थे और ये सारी बातें सुन के इसे आइडिया आता है। रात को ही जिले के पास आती है कि देखो हमने मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन तो कर दिए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी वेडिंग का अरेंज हो ही जाए। सो क्या तुम मेरे लिए ये सब कुछ करोगे? अगर तुम नहीं माने ना तो सच में मैंने सबको बता देना है कि आखिर को तुम्हारे डैड क्या फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं। ये तो उसकी सारी बातों को इग्नोर करता वो वहाँ से चलता बनता है और अगले ही दिन ये न्यूज़ आ गई थी मिस्टर जिन के खिलाफ के कैसे ये इम्बेसलमेंट कर रहे हैं। ये सुनते ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है और जीले अपना सारा का सारा गुस्सा नीनी पे निकाल लेता है कि ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है ना। अब अपनी हेल्प करने के लिए डैड ने जिनशू को बुला लिया था कि मैं गलत था कि तुम हमारी ही कंपनी को छोड़ के चले जाओ, या कि अब तुम्हारा कोई भी हक नहीं है हम पे। अब ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन सबको तुम ही हैंडल करोगे। वो भी मान जाता है कि ठीक है आप टेंशन मत लें। आज जैसे ही जीले ने इस पे गुस्सा किया था, ये अपना सामान पैक करके जा ही रही होती है कि पाँव फिसलने की वजह से सीढ़ियों से नीचे ही गिर गई थी और इस तरह से ये तो अपने बच्चे को भी खो ही बैठती है। बाद में ही कॉल करके वही वाली लेडी से कह रही थी कि मुझे मिसेस डुलैन के खिलाफ एविडेंसेस मिले हैं जिसके बिना पे के वो जेल में जा सकती है।
वो अगर लेने हैं तो जो मैं तुम्हें एड्रेस बता रही हूँ वहाँ पे आ जाना। ये अब जिनचू को ही वो सारी डिटेल्स वगैरह बता के वहाँ पे आने को ही बोलने लगी थी। जैसे उधर आती है तो वो वाली लेडी अचानक ही शिन पे अटैक कर देती है। अब ये सारा कुछ करने के लिए ही तो मिसेस ट्रूलैंड ने ही उसे कहा था। वो पैसे पहले तो उसे पकड़ाते हैं जिसे देख के वो लेडी खुश हो गई थी, एंड देन यहीं पे ही उसे मार के उसका कचूमर ही निकाल देती हैं। और वही वाला पत्थर उसने शिन को पकड़ा दिया था और वही पैसों वाला बैग लेके वहाँ से चलती बनती हैं। उनके जाने के बाद ही जिनचू की एंट्री होती है और वो शिन को ऐसी हालत में देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। अब जैसे से होश आता है उसे कहने लगी थी कि वो जो लेडी मरी पड़ी है मैंने उसे नहीं मारा है। वो कह देता है कि हाँ मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, कभी भी तुम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती हो। इसके पास तो एक हिडन कैमरा मौजूद था जिसमें कि अभी अभी ही मिसेस डुलैंड जो करके गई थी वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। और बस उसी की बिना पे ही वो मैडम तो सीधा जेल में ही पहुंच गई होती हैं। शीले नीनी के पास डिवोर्स पेपर्स लेके ही पहुंच आए होता है कि इन पे फटाफट साइन कर दो। और वैसे भी अगर तुम अपनी लाइफ में सरवाइव करना चाहती हो और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है सो जो मैं कहता हूँ बस वही करती जाओ। अब ये भी बताने ही लगा था कि तुम्हारी मॉम अपने काले करतूतों की वजह से जेल जा चुकी हैं और बाकी रहे तुम्हारे डैड, उनकी भी डेथ हो गई है। ये सब कुछ तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था। ऐसे मानो कि ये सुन के नीनी तो एकदम पागल ही हो चुकी हो। एक तो वो अपने बेबी को खो बैठी थी, ऊपर से फैमिली भी उसके पास नहीं रही थी। वह ये भी भला किसी सदमे से थोड़ी ही ना कम था। यार यहाँ पे जिले को तो इससे जान छुड़ाने का मौका मिल ही चुका होता है। अब नेक्स्ट यहाँ में जिनचू अर्शिन को ही दिखाया जाता है। अब जैसा कि इसने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ अरसा तुम्हारे अंडर रह के काम करना चाहती हूँ, सो वो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए उसके पास आ चुकी होती है। अचानक उसे पुलिस की तरफ से कॉल आती है कि तुम्हारी मॉम गैम्बलिंग के केस में पकड़ी जा चुकी हैं। ये तो साफ मना कर देती है कि ठीक है आप उसे जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं, वो मेरी मॉम नहीं है। यही कह के उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। अब मॉम ने इससे अपना सारा रिश्ता ख़त्म कर लिया था तो इसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी उनकी कोई भी मदद करने की। आज तक मॉम ने इसे कभी प्यार दिया ही नहीं तो उसे सबक सिखाना तो इसका बनता ही था। ये दोनों ही अपनी लाइफ से खुश होते हैं, सबको उनके अंजाम तक पहुंचा के। एंड देन इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज़ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना।